In this video, we are going to discuss the complete exercise of chapter number 4, that is work, energy and power. I will provide the link of notes in the description below, so you can download from there. Now let's get started. So start with the MCQs. Our first MCQs is a 1 kilogram mass has potential energy of 1 joule. कि एक हमारे पास 1 किलोग्राम का मैस है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल के बराबर है रिलेटिव टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिलेटिव, ठीक है। व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ, तो कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। सो देखें जी, हमारे पास हमें यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी दे दी है और हाइट निकालने को कहा है और मैस भी कितना है, 1 किलोग्राम का ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल के बराबर है, मैस 1 है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खैर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हाइट हमें निकालनी है। सो 9.8 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, सो यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सो 1 डिवाइड बाय 9.8, यू विल गोट योर आंसर 5/49, दैट इज़ 0.1। सो 0.1 आपका आंसर आ जाएगा, 102 स्पेसिफिकली। सो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 0.102 मीटर। 4.2 है, एन आयरन स्फीयर हुज mass is 30 kilogram has the same diameter as an aluminum sphere whose mass is 10.5 kilogram. The spheres are simultaneously dropped from a cliff. एक हमारे पास लोहे का सफ़ियर है और एक हमारे पास जो है ना वो एल्यूमिनियम का सफ़ियर है। दोनों का मैस डिफरेंट है, 30, एक का 30 है और एक का 10.5 किलोग्राम है। व्हेन दे आर एट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से जो है ना वो 10 मीटर के फासले पे हैं, दे हैव आइडेंटिकल, तो उनमें सेम क्या चीज़ होगी। तो देखें हमारे पास जो है, जब एक 30 किलोग्राम की बॉडी आ रही है और एक हमारे पास 10.5 की आ रही है, दोनों जो है चूँकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहे हैं, सो जो दोनों का फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया एक्सेलरेशन, ये तो सेम होगा। मोमेंटम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों का मैस डिफरेंट है। पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट, दोनों का मैस डिफरेंट, देखिए स्पीड सेम है लेकिन चूंकि मैस डिफरेंट है तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच डिफरेंट, इवन काइनेटिक एनर्जी मैस का फैक्टर आता है। सो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, उनका जो एक्सेलरेशन है वो जो है वो दोनों का सेम होगा। ए इज इक्वल टू जी, उनकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। 4.3 पे हैं, अ बॉडी एट रेस्ट में है, कि एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, वो उसमें हो सकता है। स्पीड तो नहीं होगी, वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं कर रही। वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, मोमेंटम भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी तो मोमेंटम में कैसे होगा। हाँ, डी ऑप्शन उसमें एनर्जी हो सकती है, ठीक है जी। मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी हाइट पे रेस्ट पे, लेट्स सपोज ये ग्राउंड के रिलेटिव जो है ना बॉडी इस पॉइंट पे रेस्ट पोजीशन में है, सो ग्राउंड के रिलेटिव उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग की बात करें कि हम एक बॉडी को खींच के एक हद तक ले गए हुए हैं, तो अगर इस पॉइंट पे रुकी भी हुई है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो पोजीशन की वजह से बॉडी में एनर्जी हो सकती है। सो वो हमारे पास एनर्जी तो उसमें हो सकती है। 4.4 पे आए, द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट हिज हाईएस्ट पॉइंट। कि एक बच्चा जो है वो झूले ले रहा है, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है ना वो 1.5 मीटर है, और जो लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो हाइट है वो है 0.5 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपने जो है ना उसकी मैक्स स्पीड निकालनी है। सो देखिए मैक्स स्पीड कहाँ पे होगी, लोएस्ट पॉइंट पे होगी। सिंपल आप यहाँ पे देखें तो जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे कर लेते हैं। जो हाइट का डिफरेंस है ना वो है 1 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 1.5 हाईएस्ट पॉइंट, 0.5 लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। हम इसको सिंपल एच लिख लेते हैं बजाय इसके हाइट के डिफरेंस के, ठीक है। हाइट हमारे पास वो कवर कर रहा है 1 मीटर। अब अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे रुका हुआ है, ठीक है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हम कह लेते हैं, या फाइनल इनिशियल मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, हम इसको जो है ना आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह लेते हैं कि आप फाइनल पॉइंट किसको कह रहे हैं, क्योंकि हम तो नीचे आना है ऊपर आना, इसको तो हम देख नहीं रहे कि ऊपर से नीचे की जर्नी है, नीचे से ऊपर की, हम एक सिंपल वैल्यूज की तरफ जो है ना वो जाना चाह रहे हैं। सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि हम ऊपर से नीचे को आते हैं, थोड़ी आसानी के लिए कि हम एक तरफ कर लेते हैं। सो हाईएस्ट पॉइंट रुका हुआ है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैं कहता हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है,
और लोएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी बनेगी उसको हमें निकालना है, दैट इज वी एफ, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें जी हम सिंपल यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो g की वैल्यू 9.8 पुट कर दें और हाइट की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है तो वो हम पुट कर लेते हैं, 1 ही रहेगा। वी एफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है जी, मतलब कि वी आई तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे ये खत्म हो गया। सो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 9.8 आई गेस 19.6 बनेगा। और अगर मैं इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालूँ, सो 20 है तो 4 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सो 19.6 का स्क्वायर रूट आ रहा है, दैट इज़ 4.42। ठीक है, सो 4.42 मीटर फी सेकंड जो है ना उसकी वेलोसिटी होगी चाइल्ड की, दैट इज़ द मैक्स वेलोसिटी। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4.4, दैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, 4.5 पे आए, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि एक बॉल जो है उसको हमने वर्टिकली ऊपर की जानिब फेंका है, एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, फिर वो दोबारा ग्राउंड पे वापस आ जाती है, विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो देखें जी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो कि हमारे पास जो है जिसमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो या जिस फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। क्योंकि ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड का, सो आई गेस कि आप जो है इसको पढ़ के ही न्यूमेरिकल एमसीक्यूज या एक्सरसाइज पे आ रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास जो है हमने उसमें देखा था कि मेनली हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। तो ये हमारे पास 3 कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल दी हुई थी। अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो एयर रेजिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी पाथ की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सेम यही हाल फ्रिक्शन का है, जितनी जितना उसका बॉल का पास ज़्यादा होगा उतनी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उतनी देर तक के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। कॉन्टैक्ट फोर्स विद द हैंड, के जो हाथ उस पर फोर्स लगा रहा है, इवन ये भी कंजर्वेटिव नहीं है। जो कंजर्वेटिव हमारे पास फोर्स है वो एक ही है इसमें, यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो बी ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। 4.6 पे आए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन, कि अगर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी ऑफ सिंपल, उसकी स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये सिंपल हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ही है। 4.7 पे आए, पावर ऑफ अ लैम्प इज 6 वोल्ट, कि एक लैम्प की पावर 6 वोल्ट के बराबर है। हाउ मच एनर्जी डज अ लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट्स, तो वो 2 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमारे पास पावर किसके बराबर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो हम एनर्जी को निकाल लेते हैं, जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, P इज इक्वल टू ई ओवर टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टाइम हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E किसके बराबर आएगा, P इंटू टी के। P है जी हमारे पास 6 वोट और टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड्स में कर लें। ठीक है, तो हमारे पास 2 मिनट में होंगे 120 सेकंड, तो 6 ज़रब 120, तो 720 जूल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 6 वाट का बल्ब 2 मिनट में 720 जूल एनर्जी जो है वो रेडिएट कर देगा। 4.8 पे हैं, अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 जूल ऑफ एनर्जी टू अ 2 वोट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, कि एक हमारे पास ड्राई बैटरी है जिसमें 3000 जूल की पावर है और वो 2 वोट की इलेक्ट्रिक मोटर को चला रही है। फॉर हाउ मैनी मिनट्स द बैटरी रन, तो कितनी देर तक बैटरी चल जाएगी। सो देखें जी हमारे पास अगेन वही पावर एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं। सो पावर किसके बराबर होती है जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम के। पावर भी दी हुई है, एनर्जी भी दी हुई है, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाय पावर। तो देखें जो टोटल एनर्जी हमें उसमें दी है ड्राई रन बैटरी में दी है 3000 जूल की, कि 3000 जूल तक जो है ना वो पावर डिलीवर करेगी, एनर्जी डिलीवर करेगी एट द रेट ऑफ 2 जूल पर सेकंड। तो मतलब कि वो जो मोटर को चला रही है वो 2 वोट पे चल रही है, सो 2 वोट की मोटर है। सो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3000 तकसीम 2 ही आ जाएगा 1500, तो 1500 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि उसने आंसर जो है वो सेकंड्स में नहीं मिनट्स में दिया हुआ है, तो 1500 को आप तकसीम कर दें 60 के साथ तो आपका आंसर मिनट्स में आ जाएगा। तो देखें जी 0 0 से कैंसिल हो गया, 150 तकसीम 6, तो 6 60 120 20 आ गया, तो 25 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जस्ट छोटी मोटी साथ साथ मैं कैलकुलेशन दिमाग में क्यों चला रहा होता हूँ, क्योंकि देखें जो एंट्री टेस्ट आगे होते हैं वो जो हैं होते भी एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं और उनमें कैलकुलेटर्स भी अलाउ नॉर्मली नहीं होते, कुछ में होते भी हैं। तो इसलिए जो है वो कैलकुलेटर्स के बगैर जो छोटे एटलीस्ट एमसीक्यूज़ की तो कैलकुलेशन आप करनी सीखें ही, ठीक है। सो 25 मिनट्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ नंबर 4.9 पे आए। तो 4.9 जो है ना उसमें हमारे पास क्या रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मैस एम, कि एक काइनेटिक एनर्जी किसी मैस एम ने एक्वायर की है आफ्टर ट्रैवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस, एक उसने फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो, ठीक है। ये रेस्ट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, तो एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो बेसिकली इस सिनेरियो में आपने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ क्या रिलेशन होगा। सो देखें जी, हमें सिर्फ एक कंडीशन है वो दी हुई है कि वी आई किसके बराबर है, जीरो के। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो हम यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ डी के। इधर से हम डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसको थोड़ा सा अभी के लिए मैं जो कॉस थीटा उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ जो है ना मैथ्स के साथ एक रिलेशन या हमें जनरल रिलेशन निकालना है क्वांटिटी के साथ। सो हम यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है उसको इतना कंसीडर नहीं कर रहे, और अगर लीनियर फोर्स है फिर तो हमारे पास वैसे ही वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। डी को देखें जी, देखें अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो वो उसमें डी किसके बराबर आ जाएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। सो वी आई चूंकि जीरो है तो डी किसके बराबर हो गया, हाफ ए टी स्क्वेयर के। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर, एफ ओवर एम के, एफ बाई एम टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से एक्सपेंडेड वर्जन बन गया। इस डी को आप यहाँ पुट कर दें, सो हमारे पास के ई किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी के। सो के ई इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और जो डी की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू हाफ एफ ओवर एम टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो के ई है वो किसके बराबर आ जाएगा, के ई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2m टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इस केस में देखें जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो मैस के साथ है वो क्या बन रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो मैस के साथ इनवर्स रिलेशन बनने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहाँ से जो है आपने जो है इधर हमारे पास देखें, चूंकि जो है ना इसका कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं बन रहा, लाइक इधर दिया हुआ है स्क्वायर रूट एम, और 1/m जो है ना वो कह लेंगे एक तरह से बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 1/√m दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शन ही, और सी भी एम और इंडिपेंडेंट, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, चौथा भी उसने तो इंडिपेंडेंट ही कर दिया। तो इसलिए इसका आई थिंक कोई बुक में प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, लेकिन आपने अपना आंसर 1/m ही रिपोर्ट करना है, ठीक है। यही वजह है कि मैंने जब सोल्यूशन इसका लिखा है ना तो मैंने सोल्यूशन में इसका आंसर रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं बन रहा था। लास्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, अ बॉडी मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। इफ द वर्क इज 25 जूल, तो आपने एंगल निकालना है। सो देखिए जी, वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब हमें उसने वर्क की वैल्यू भी दी हुई है, वर्क हमें दिया है 25 और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10, एंगल हमें निकालना है। सो इधर हमारे पास फोर्स कितनी थी, 5 न्यूटन। सो 5 इंटू 10, तो अगर आप 25 को डिवाइड करें 50 से आपका आंसर आएगा 1/2। और आप देखें कि कोज किस आंसर के ऊपर जो है ना वो 1/2 होता है। सो आपको आंसर मिल जाएगा कोज इनवर्स 1/2 आपने करने, कैलकुलेट करें। सो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सो यहाँ से जो थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 60 डिग्रीज के। सो सी हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री। तो ये हमारा जो है ना ये फाइनल आंसर होगा। चैप्टर नंबर 4 के हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन विल यू से दैट अ फोर्स इज कंजर्वेटिव। आप कब ये कह सकते हैं कि जनाब एक फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है,
तो गिव टू कंडीशन आपने 2 शराइत देनी है। तो यहाँ मैंने आंसर में जो है ना वो 3 कंडीशंस लिख दी ताकि आपका आंसर जो है ना वो एक तरह से जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमारे पास पहली कंडीशन है जी, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज पाथ इंडिपेंडेंस, कि जो हमारे पास वो जो फोर्स है वो जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, उसका जो वर्क डन है बेसिकली वो क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि आप उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहे हैं। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, नो मैटर आप किस वे से आ रहे हैं, जो वर्क है वो सेम होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जो है मैं कहता हूँ कि हम ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं ए से बी डायरेक्ट चला जाऊँ, मैं यहाँ से ए से सी पे आऊँ और सी से बी पे जाऊँ, या मैं यहाँ से ए से डी पे आऊँ और डी से बी पे जाऊँ। तीनों केसेस में, यानी इस केस में, इस केस में और इस केस में, तीनों केस में जो मेरे वर्क की वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक है, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ भी किया था, उसको बस हमने यहाँ पे एक तरह से एक लाइन में लिख देना है। ठीक है, दूसरा है जी जीरो वर्क इन क्लोज लूप। और अगर मैं दोबारा से ए पॉइंट पे ही लौट आता हूँ, यानी कि ए से सी पे गया, सी से बी पे और बी से ए पे दोबारा आ गया, या इवन बी से डी पे गया फिर दोबारा ए पे वापस आ गया, मैं जैसे भी करके क्लोज लूप में वापस आ जाता हूँ, तो मेरा जो सम है तमाम वर्क का वो जीरो होगा। तो यहाँ देखें जी, आई नो कि अभी आपने इस सिंबल को नहीं पढ़ा, लेकिन इसको बेसिकली सर्कुलर या जो है ना एक सर्कुलर इंटीग्रेशन ही कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना सम होता है किसी भी लाइक चेंजिंग क्वांटिटीज़ जो है ना उनका हम सम लेते हैं अगर वो सेम पॉइंट पे रिटर्न कर रही हूँ। अभी के लिए मैं कैलकुलस में जाना नहीं चाहता क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कि इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ना तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी भाई क्लोज लूप के अंदर जो तमाम वर्क का जो सम है ना वो ज़ीरो होगा। एफ डॉट डी, वो हमारे पास ये एफ डॉट डी आर लिख लें, वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। ठीक है, अगेन बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इक्वेशन लिखने में कितना ही टाइम जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपका आंसर मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं। इक्वेशंस, फिगर्स और कोई रिलेटिव ग्राफ, ठीक है, आपके आंसर को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करता है। किसी के पास टाइम नहीं है कोई यार देख के लिखे इसने ये जुमला, इंग्लिश सिर्फ हस्बे जायका, ठीक है, लिखनी है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लिखनी है, फिर तो मतलब कि बात ही नहीं बनती आंसर में। लेकिन इंग्लिश जो है ना वो एक सेकेंडरी चीज़ है, मेन जो चीज़ है वो आपका आंसर कितना लॉजिकल है, और आंसर लॉजिकल बनता है इक्वेशंस, ग्राफ्स और फिगर्स के साथ ही। ठीक है, सो इस तरह की इक्वेशन आप लिख दें। इवन ये चीज़ जो है ना इसी के इक्विवेलेंट है, जो आपने पढ़ा ना समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n दिस थिंग, तो ये उसी का कहलें एक तरह से इक्विवेलेंट या इंटेग्रल, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाए, ये पॉइंट बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये पॉइंट अहम है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है कि जो बेसिकली अगर हम उसमें जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काज बनती है। सिंपल जो चीज़ है, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तब होगी जब अगर आप पोजीशन में चेंज करते हैं ना तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, वो और वो किसके बराबर होगी, वो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके बराबर होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहना कि चाहूँ, थोड़ी बहुत चीज़ वियर्ड लग सकती है, देखें मैं इस पॉइंट पे ना, लेट्स मैं ग्राउंड के पॉइंट पे हूँ, मैं यहाँ से मैस एम को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ये जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है ना ये स्टोर होता है एक एनर्जी में जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। ठीक है, सिमिलरली लेट्स सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है और मैं एक टेस्ट चार्ज को जो है ना अगेंस्ट द फील्ड एक पॉइंट से, मतलब इन्फिनिट पॉइंट से, कह लें किसी पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो मैंने फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया है ना ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग की, तो मैं स्प्रिंग में जो है ना मैच यहाँ इस पॉइंट पे था, उसको मैं खींच के जो है ना इस पॉइंट तक लेके आ गया, तो ये जो मैंने अगेंस्ट द स्प्रिंग की जो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क किया है ना, ये जो वर्क जिस फॉर्म में स्टोर होगा ना दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस ओनली विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज आ जाता है। इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस अकॉर्डिंगली, दिस इज द हॉल मार्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेज का एक हॉल मार्क है। ठीक है, आगे एग्जांपल मैंने दी, मैंने आपको तीनों एग्जांपल समझा दी, ग्रेविटेशन फोर्स भी, इलास्टिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। ठीक है, आगे आए जी 4.2 के ऊपर। 4.2 है, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव द सेम
लीनियर मोमेंटम, कि एक लाइट बॉडी और एक हमारे पास जो है ना हैवी बॉडी है, दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, विच हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये बताना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपने कांस्टेंट मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन निकाल लें, और वो आता है इनवर्स। ठीक है, कैसे इनवर्स आया इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब? फॉर कांस्टेंट मोमेंटम। तो जिसका मास कम होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? लाइटर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। अब हम आते हैं कि भाई के ई मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकती है। हमने तो पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर है। देखें जी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तब ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको मास m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, सो m ओवर m लिख दिया, ये बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई m, और एम वी हमारे पास किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। तो एम वी का जो होल स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा? पी स्क्वायर के। चूंकि पी मोमेंटम कांस्टेंट है तो के ई में और एम में क्या बनेगा? इनवर्स रिलेशन। और जब इनवर्स बन गया बाकी तो आप रिलेशन खुद ही और रिजल्ट खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है जी, अगला काम मेरा नहीं, वो आपका ही है, वैसे मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। 4.3 पे हैं जी, अ मोटरसाइकिल रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, कि एक मोटरसाइकिल है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। इफ एनी वर्क डन इज एनी वर्क डन इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, क्या इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है जब इसके ऊपर मतलब कि कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। सो देखें जी, चूंकि मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है तो हमने क्या पढ़ा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, कि जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। चूंकि वी एफ और वी आई सेम है तो हम लिख सकते हैं वो वी के बराबर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल। इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। बट ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली है। ऑब्वियस ही बात, अगर मोटरसाइकिल मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी इंजन के तहत ही मूव कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स तो प्रेजेंट ही है। ये सिर्फ एक आइडियल केस सिनेरियो में जो है ना आपने उसका आंसर लिखना है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में जो है ना, या इवन एटलीस्ट इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, हम इस तरह के सिनेरियोस फ्रिक्शन वगैरह को कहीं पे लाइक मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, 4.4 पे आ जाए। अ फोर्स रिड्यूसेस अ बॉल स्पीड फ्रॉम 14 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स है, उसने बॉल की रफ्तार 14 से 6 कर दी है। हैज़ द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क? ओबियसली उसने कौन सा वर्क किया होगा? नेगेटिव वर्क किया है। देखिए ना, वर्क का मतलब क्या है? बॉडी में एनर्जी स्टोर होना। तो अगर उसकी रफ्तार जो है वो 14 से 6 कर दी है, 14 से 6 पे आ गई, उसकी रफ्तार कम हो गई है। रफ्तार कम होने का मतलब क्या है? कि उसको रोका गया, उसको रिटार्डेड किया गया, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो उससे छीनी गई है। तो सिस्टम ने उसके ऊपर क्या वर्क किया है? नेगेटिव वर्क किया। द फोर्स हैज़ डन नेगेटिव वर्क। ठीक है जी, कैसे जी? हमने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, W इज इक्वल टू चेंज इन के ई। अब चूंकि वी एफ की वैल्यू कम है और वी आई की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? के ई फाइनल का आंसर कम आएगा। जब कम वाले को आप ज़्यादा वाले से माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात है वर्क हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जब वर्क नेगेटिव है उसका मतलब फोर्स ने उसको रिटार्डेड ही किया है। 4.5 पे आ जाए। हाउ कैन अ स्लो मूविंग ट्रक हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग कार? कि एक ट्रक जो स्लो चल रहा है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी एक तेज चलने वाली कार से ज़्यादा कैसे हो सकती है? ऑब्वियसली बात है कि के ई वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, ये चीज़, ये फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ट्रक का मास कार के मास से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है चांसेस हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कार से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपने इसमें ये लिखना है कि अगरचे काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन चूंकि जो है ना वो ट्रक का मास ज़्यादा है, तो उस मास की वजह से, और मास का मतलब मास काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है स्पीड में उतना फ़र्क ना हो जितना कि मास में फ़र्क हो, तो इसलिए जो है ना काइनेटिक एनर्जी ट्रक की ज़्यादा हो सकती है। नहीं भी हो सकती, ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि अभी तो उसने हमें वैल्यूज तो दी नहीं है कि भाई आप बता दें, वैसे कह रहे हैं क्या हो सकती है। हमने कहा हाँ जी जरूर पॉसिबल है, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ठीक है, हमने सिर्फ इसका हाँ में आंसर देना है कि मे पॉसिबल, मे नॉट भी पॉसिबल। ठीक है,
पॉसिबल क्यों है उसका हमने आंसर जरूर देना है कि उसकी वजह ये है कि ट्रक का मैस काफ़ी ज़्यादा है कार के मैस की निस्बत। 4.6 पे आए, वाई इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क है वो नॉन कंजर्वेटिव जो है वो क्यों होता है। सो सिंपल, हमने जो कंजर्वेटिव की कंडीशंस पढ़ी थी ना वो आप अप्लाई करना शुरू करें। पहली कंडीशन के पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी, कंजर्वेटिव का वर्क। फ्रिक्शन का जो वर्क है पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर देखें मैं फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया हूँ, फिर मैं बी से सी तक गया हूँ, तो इस केस में ए से चले मैं इस पॉइंट तक रहता हूँ, अगर मैं ए से सी तक इस रास्ते के थ्रू गया हूँ, ठीक है, चूंकि मेरा रास्ता कम है तो मेरे पास फ्रिक्शन की फोर्स भी कम होगी। डिपेंडिंग अपॉन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों सर्फेसिस की स्मूथनेस एक जैसी है, ठीक है, या रफनेस एक जैसी है, दोनों सेम फ्रिक्शन ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि इस तरफ रास्ता कम है तो फ्रिक्शन की फोर्स कम लगेगी, मतलब उसका जो वर्क डन है वो कम होगा। इस तरफ चूंकि रास्ता ज़्यादा है तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो ज़्यादा होगा। तो जो फ्रिक्शन का वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, क्लोज लूप में उसका वर्क जीरो नहीं होगा। और तीसरी बात कि जो फ्रिक्शन की जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं होती। जो हमने मेन पॉइंट पढ़ा था, वो मेन पॉइंट क्या था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो एनर्जी को स्टोर करती है, तो चूंकि फ्रिक्शन की एनर्जी स्टोर नहीं होती, ये ज़ाया हो जाती है। सो डैट्स वाई जो है ना ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्व का मतलब ही यहाँ से निकल रहा है कि वो जो है ना वो एनर्जी को कंजर्व करती है किसी फॉर्म के अंदर। ग्रेविटेशनल में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की बन जाएगी mgh। इलेक्ट्रिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट तो बहुत ही सिंपल है, डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी, क्या हवा में कोई काइनेटिक एनर्जी होती है? तो यस, हवा में चूंकि मोशन है और हवा के मॉलिक्यूल्स का मैस है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं जी इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स हैं जी हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 4.1, अ मशीन गन फायर्स 6 बुलेट्स पर मिनट, कि एक मशीन गन है वो 1 मिनट में 6 बुलेट्स फायर कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। इतनी जो वेलोसिटी से जो है ना वो एक गन फायर हो रही है। इफ ईच बुलेट हैज़ अ मैस ऑफ 40 ग्राम, फाइंड द पावर डिवेल्प बाय गन, तो आपने जो है ना वो गन की पावर जो है वो मालूम करनी है। सो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यहाँ लिख लेते हैं 4.1। लेकिन ये मैस ऑफ गन हमें दिया हुआ है 40 ग्राम, सॉरी मैस ऑफ बुलेट, गन का मैस तो 40 नहीं है। सो ये आ जाएगा 0.04 आई थिंक किलोग्राम के अंदर, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो हमें मेजर चीज़ कही गई है वो ये कही गई कि उसकी जो वेलोसिटी है ना बुलेट की वो है 700 मीटर पर सेकेंड। तो हर बुलेट जो है ना वो 700 की रफ्तार से जा रही है। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो वो हमारे पास कितनी होगी, हाफ mv²। और यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, हाफ m 0.04, वेलोसिटी 700 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जूल्स में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सो देखें जी इसका आंसर कितना आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 700 स्क्वायर, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल्स करें एटलीस्ट साथ कैलकुलेटर लेके बैठे, अगर आप मतलब साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे, एटलीस्ट वैल्यू साथ साथ निकालते रहें ताकि आपको लगे कि मैथ जो है ना, फिर दिमाग एक्टिव रहता है। वीडियो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सम टाइम नींद आनी शुरू हो जाती है, सम टाइम दिमाग और जगह खो जाता है। सो माइंड को एक जगह फिक्स रखना ये भी जो है ना ज़रूरी है। खैर, इसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 9800 जूल। इसका मतलब है जो एक बुलेट फायर होती है ना उसे मशीन गन जो है ना वो 9800 जूल की काइनेटिक एनर्जी दे रही है। अगर मैं यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो वो हमारे पास चूँकि 6 गन फायर होती हैं 1 मिनट में, सो 6 इंटू 9800, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो आंसर आ जाएगा 58,800 जूल। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी थी, हमने फाइंड करनी थी जी पावर। और पावर किसके बराबर है जी, पावर है जी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है 58,800 जूल, लेकिन ये 1 सेकंड में नहीं हो रही, ये 1 मिनट में हो रही है। सो यहाँ पे इसको 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे
सो जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट, और 58,800 डिवाइड बाय 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 980 वोट। तो जो मशीन गन है जी उसकी जो पावर है वो कितनी होगी, 980 वाट के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 980 वोट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी 4.2 पे। अ फैमिली यूजेस 10 किलो वाट ऑफ पावर, कि एक घर है जी वो 10,000 वाट पावर इस्तेमाल करता है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो कह रहा है जो सोलर एनर्जी डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है ना उनके सोलर प्लेट्स के ऊपर या जो भी आप कह लें उनका सिस्टम है, तो उसकी जो वैल्यू है ना इंटेंसिटी की, वो है हमारे पास कितनी थी, 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कहता है जी इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कह रहा है कि जितनी एनर्जी रेडिएट, ओवैसी बात सारी तो कन्वर्ट नहीं होती, इवन अगर आप सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी देखें तो आई गेस 9 से 15% होती है, यानी कि वो सिर्फ 9 से 10% लाइट को ही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये तो उसने फिर भी बहुत ज़्यादा बताई हुई 75%। तो कह रहा है कि 75% एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट। तो कितनी सोलर प्लेट्स, कितने एरिया वाली हमें रिक्वायर्ड हैं 10 किलोवाट की पावर जनरेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो उसने हमें चीज़ दी, वो एफिशिएंसी है, वो हमें इसने दी है 0.75। ये चलें मैं 75% लिख देता हूँ, आगे उसे कन्वर्ट कर लेते हैं 0.75। ठीक है, अच्छा इस इंटेंसिटी को ना आप इंटेंसिटी प्राइम का नाम दे दें कि ये हमारे पास ओरिजिनल, या इसे आई नोट कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि ये ओरिजिनल इंटेंसिटी आती है। लेकिन जो आई हमारे पास हमें मिल रही है, जो सिस्टम यूज़ कर पा रहा है, वो किसके बराबर है, एफिशिएंसी इनटू आई नोट। आपने पढ़ा ही हुआ है कि जो एक्चुअल एफिशिएंसी मतलब कि एक्चुअल हमें एनर्जी मिल रही है डिवाइड बाय जो टोटल एनर्जी जो है ना सप्लाई की जा रही है, वो किसके बराबर, एफिशिएंसी के। तो यहाँ से मैंने उस आई नोट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर एफिशिएंसी 0.75 है ना, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका जो चौथा हिस्सा है वो कम कर दें, 300 ज़रब 0.75, सो आ जाएगा 225 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंपल देखें, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर सूरज साहब दे रहे थे। ठीक है जी, प्लेट्स जो है ना उसका चौथा हिस्सा ज़ाया कर देती है, तो वो बनेगी 75 ज़ाया हो जाता है। जो प्लेट्स हैं वो सिर्फ 275 वोट पर मीटर स्क्वायर है जो है ना उसे ही कन्वर्ट कर पा रही हैं, इतनी ही प्लेट्स में जो है ना वो कैपेसिटी है। खैर क्वेश्चन क्या था जी, एरिया निकालना था कि कितना एरिया जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ देखें जी, इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है जी, इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है जी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो बेसिकली क्या होता है, पावर ओवर एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से जो एरिया है जनाब वो किसके बराबर आ जाएगा, इधर से जो एरिया है ना वो आ जाएगा पावर रिक्वायर्ड डिवाइड बाय इंटेंसिटी। तो देखें जी कितनी पावर रिक्वायर है आपको, आपको रिक्वायर है 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब है 10,000 वोट, और इंटेंसिटी कितनी है 225 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो वोट वोट कैंसिल, मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सो 10,000, नॉर्मली टीचर्स यूनिट्स लिखवाते नहीं है, मैं भी खुद नहीं लिखता, मगर यूनिट साथ लिखने से जो है ना चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, कैसे यूनिट्स भी कैंसिल होते हैं और सेम क्वांटिटी का सेम यूनिट हमें रिसीव होता है। खैर 10,000 तक सेम 225 आपका आंसर आ जाएगा जी 44.44। सो 44.44 मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास प्लेट्स का जो है ना वो एरिया होना चाहिए। यहाँ पे हमने पावर आई थिंक नहीं लिखा गिवन डेटा में, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमने एक्चुअल एफिशिएंसी जो हमें हमारे पास मिल रही है हमने वो निकाल ली। ठीक है जी, और हमने फिर सिंपल इंटेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया और वहाँ से जो है हमने जो एरिया है वो निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.3। द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड द मास ऑफ सन इज दिस। द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे। चलें एक काम करते हैं, ज़रा हम वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में वैल्यूज़ ही इकट्ठी करते रह जाते हैं।
सो 4.3 पे आते हैं जी। मैस ऑफ सन है और मैस ऑफ अर्थ है। अर्थ का मैस हमें पता ही है जी, अपनी ज़मीन है, 6 इंटू 10 रेज फॉर पावर 24 किलोग्राम। और जो सन है वो है जी 1.99 इंटू 10 रेज फॉर पावर 30। ठीक है, तो देखें जी पावर 6 का फ़र्क तो यहीं पड़ गया ना, 24 और वो 30 है, यानी कि मिलियन का फ़र्क तो आई गेस पड़ ही गया मैथ्स के अंदर। खैर हम बात कुछ कर रहे थे कि बात हम क्या कर रहे थे, हाँ हमने फाइंड करनी है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और उसने हमें सन का डिस्टेंस दिया हुआ ज़मीन के साथ, वो है 160 मिलियन किलोमीटर अवे। सो जी जो डिस्टेंस आर है वो किसके बराबर है, 160 मिलियन किलोमीटर। तो देखें मिलियन का मतलब होता है मेगा, 10 की पावर 6, ठीक है, और किलो होता है 10 की पावर 9। और अगर 2 0 मैं यहाँ से लिख लूँ सो 1.6 ये बन जाएगा। 6 ओ सॉरी, किलो को मैं 9 क्यों लिख रहा हूँ, किलो होता है 10 की पावर 3, तो 6 जमा 3 9, और 9 जमा 2 11। सो 1.6 इंटू 10 रेस फॉर पावर 11 किलोमीटर। तो ये आपके आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑब्वियसली ये एम जी ऐसे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि हम कौन सा जो है ना वो जी के लिए वैसे भी इतना दूर तक इस तरह सेम रहेगी। तो हमने निकालनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, माइनस जी, पहली बॉडी का मैस उसको हम सन कह देते हैं, दूसरी बॉडी का मैस उसको हम अर्थ कह देते हैं, डिवाइड बाय आर। सो सिंपल सा एक फार्मूला है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें। जी को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67, 10 रेस और -11, जी पुट किया, एम एस पुट किया, एम ई पुट किया, आर पुट किया, तो आपका आंसर जो है वो यू का आ ही जाएगा। सो आई होप कि आपका आंसर जो है ना वो लाइक इतना ही होगा, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करें, खुद भी निकाल के देखें और इस तरह से जो है ना वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट चलते हैं जी 4.4 के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 98 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट जिसका वजन 98 न्यूटन है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, उसको हमने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर द हिटिंग ऑफ ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो उस 98 न्यूटन के वेट वाली बॉडी को जब हमने गिराया तो उसकी जो स्पीड ग्राउंड के साथ टकराते हुए थी ना वो थी 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसका एक मतलब बनता है कि जो वो 12 की स्पीड है ना वो एक्चुअल 12 की नहीं होगी, मतलब अगर वो फ्री फॉल कर रहा होता, कोई एयर रेजिस्टेंस ना होती, तो वो फोर्स जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 12 से ज़्यादा ही बनती। तो पहले हमें वो वेलोसिटी निकालनी है, फिर हम आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ। तो देखें जी 4.4 है जी, जब भी आपको ऑब्जेक्ट का वेट दिया है, आपको लगता है कि मुझे तो मैस चाहिए था जी, वेट हमें दिया हुआ जी 98 न्यूटन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। तो मैस किसके बराबर है जनाब, मैस बराबर है कि सिंपल आप उसको 9.8 से डिवाइड कर लें, वेट ओवर जी 98 न्यूटन डिवाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें न्यूटन का यूनिट किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कटता है तो यूनिट क्या बचता है, किलोग्राम। आई नो दिस वाज नॉट एनीथिंग यूजफुल, मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यूनिट्स किस तरह से जो है ना वो कट कट के वो एक वैल्यू के बराबर बनते हैं। तो यूनिट्स भी साथ लिख लिया करें, नहीं भी लिखने इसके ऊपर नंबर तो नहीं कटते है, कोई ऐसा जो है कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सो 10 किलोग्राम मैस आ गया जी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। 10 किलोग्राम बॉडी का मैस है और कितनी हाइट से फेंकी है जी, 10 मीटर की हाइट से फेंकी है, ठीक है। तो आपने बताना है कि उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उसकी ग्राउंड की निकालें कितनी स्पीड बनती है, तो हम देखें हम तो ये इक्वेशन कब की अप्लाई कर रहे हैं, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इक्वल्स टू 2GH। हमें पता है कि चूँकि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमें हाइट से आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है जी। तो वी एफ किसके बराबर होगा जी, √2GH के। तो अगर आप √2GH निकालें, 2 इंटू 9.8 इंटू 10, सो ये आपके पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 × 9.8 × 10। तो जनाब ये आपका आंसर आ जाता है, ये मैं क्या लिख दिया, ये 14 आपका आंसर आ जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है
विदाउट एयर रेजिस्टेंस वो कितनी बनती 14, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो हमें कितनी दी हुई है, वो हमें दी हुई है 12। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है ना, वो हमारे पास किसके अगेंस्ट, वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क में ज़ाया हुई है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि भाई ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है ना, या ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है ना, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, दिस वर्क डन, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस डब्ल्यू या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो हमारे पास इसमें अपीयर हुआ है, चेंज या लॉस लिखें क्योंकि हमें पता है कि लॉस ही हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा जी, फ्रिक्शन फोर्स को आप डिस्टेंस एज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जितनी हाइट है तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट की है, और एंगल जो है आपको बताइए हम फिलहाल के लिए जो है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोज बेशक करती है, या तो हमारा एंड वाला आंसर बता देगा, हम वहाँ पे नेगेटिव ना लगाएं, या फिर हम यहाँ पे नेगेटिव लगा लें, हम एंड वाले आंसर में नेगेटिव जो है ना वो सही रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, या एक्चुअल में से जो रिजल्टेंट आनी चाहिए थी उसको माइनस कर दें। देखें जी, एक्चुअल हमारे पास कितनी आई है, वो आई है हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम, इसको हमने वी एफ का नाम दिया, आप अगर वी प्राइम कहेंगे जो भी आप कहेंगे वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं फिलहाल वी एफ ही लिख रहा हूँ। ठीक है जनाब, जो एक्चुअल थी ना, ये हाफ एम में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो एक्चुअल है वो है 12 का स्क्वायर, और जो आई है मतलब कि जो विदाउट एयर रेजिस्टेंस आई है वो है 14 स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, मैथ कितना है 10 है, 10/2 5 बन जाएगा, या लिख ही देता हूँ, बाद में जब नोट्स में आप देखेंगे कहेंगे 5 कहाँ से आ गया, तो ये 10/2 5 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 144 माइनस 196, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा जी -260, और ये एफ एच हाइट कितनी थी 10, तो 10 को यहाँ डिवाइड कर दें, सो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो -26 न्यूटन। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स हमारे पास जो है ना वो रिटार्डेशन वाली फोर्स थी, उसने उसकी स्पीड को कम किया है। तो ये था जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 पे आए। अ 75 वोट फैन इज़ यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, कि एक हमारे पास 75 वोट का पंखा है, वो डेली जो है ना 8 घंटे इस्तेमाल होता है 30 दिन के लिए। तो पहले आपने बताना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, के इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में देखें जो बिजली है वो जूल में हम मेजर नहीं करते, वो हम किससे मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में, और आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 36 लाख जूल के, 3.6 मेगा जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, तो वापडा का 1 यूनिट प्लस होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक स्त्री टेक्निकली बाय डेफिनेशन अगर एक स्त्री 1000 वोट की स्त्री पूरा घंटा चले तो 1 यूनिट प्लस होता है। खैर जब मैंने ये घर बात बताई थी तो मेरी माँ मुझे कहते तुम पागल हो गए हो, ठीक है इस तरह तो बिल आता है, तो 1 घंटे की स्त्री में ये चीज़ है। खैर थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस होता है, वो आपको पता है कि मेजरमेंट्स वगैरह में कुछ, लेकिन नॉर्मली मोरलेस इतना ही होता है। ठीक है, कोई बाप डाप के साथ जो है ना खेल नहीं कर रहा यूनिट्स के मामले में, हाँ ये टैक्स के मामले में ज़रूर खेल हो रहा है। खैर दूसरे पे आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ 1 यूनिट कॉस्ट ₹22.5। खैर ये मेरे ख्याल से जो है 2012 का ज़माना चल रहा है कि यूनिट जो है ना वो 22.5 रुपये का है, तो आप बताएं कि जो है ना कितना बिजली का बिल बनेगा। ठीक है, सो यहाँ देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजली के यूनिट्स निकाल लेते हैं जी। 4.5 है जी हमारे पास, कितने वोट का पंखा है जी 75 वोट का। ठीक है जी, कितने घंटे रोज़ चलता है जी 8 घंटे चलता है जी, 8 आवर्स, 8 HR लिख लेता हूँ। ठीक है, और कितने दिन के लिए चलता है जी 30 दिनों के लिए चलता है, और इसको 1000 रुपये तक सेम कर लें तो यहाँ पे हमारे पास जो वोट है, हमें यहाँ पे किलोवाट आवर चाहिए, सो हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, 1000 से डिवाइड क्यों किया जी,
लेकिन जी जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे ना और 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई वाला 1000 है वो हमारे पास क्या बन जाता है, किलो में हम उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं एनर्जी। नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, इस चीज़ को निकाल दें, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़रा ज़्यादा ही जल्दी जा रहे हैं तो हम इसको इस तरह करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये लाइन ऐसे इरेज, और इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ करेंगे क्या, हम वोट आवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वोट आवर्स कितने हैं जी, एक महीने के वोट आवर्स हैं जी 75 वोट का पंखा है, डेली 8 घंटे चलता है और 30 दिन चलेगा, तो 18,000 वोट आवर्स हैं जी, ये हैं जी वोट आवर्स। तो किलो में कितना हुआ जी, किलो में 1000 से तकसीम कर दें, 18 किलो वाट आवर। तो ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या जी, 18 यूनिट इस्तेमाल होंगी अगर एक 75 वोट का पंखा पूरा महीना चलता है। अब हमने प्राइस निकाल लिए, तो जो देखें जी जो प्राइस है वो किसके बराबर होगी जी, एक यूनिट की प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो यूनिट्स की प्राइस में दी हुई है हमें 22.5, क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, ₹22.5 को मल्टीप्लाई करते हैं कंज्यूम्ड यूनिट्स के साथ, तो आपके पास बिल आ जाएगा जी। सो लेट मी वेरीफाई, 22.5 ही है, तो 22.5 ज़रब 18, सो ये आ जाएगा 405 रुपये, यानी जो सिर्फ पंखे का बिल है वो 405 रुपये आएगा, ठीक है। फिर जब इसमें आएंगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर इसमें आएंगे नीलम जहलम सरचार्ज, फिर इसमें आएगा पीटीबी टैक्स, फिर इसमें पता नहीं रेडियो टैक्स और कौन कौन से टैक्स मिल के जो है ना ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। खैर 4.6 पे आ जाएं जी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम, अगर एक 2 किलोग्राम का मैस है, थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसको हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका है, रीच अ हाइट ऑफ 5 मीटर, वो 5 मीटर की हाइट पे पहुंच गया है, एंड फॉल्स बैक टू अर्थ, और ज़मीन पे वापस आ गया है। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है। पहले तो हम ज़रा गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है जी, वैल्यूज़ ही हम बोली जा रहे हैं, लिख भी लेते हैं जी। मैस है जी 2 किलोग्राम का, मैस इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, वर्टिकल डिस्टेंस जो कि हाइट है वो है 5 मीटर की, और कुछ दिया है जी नहीं, काफ़ी वैल्यू है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच एट 5 मीटर इन हाइट, ठीक है जी। सो पहले हमने बताना है जी जब वो ऊपर को गया है, तो देखें जब वो ऊपर को जा रहा है तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, तो वर्क होता है जी एफ डी कोस थीटा। ग्रेविटी की फोर्स होगी वेट की फोर्स, यहाँ डब्ल्यू लिख लें छोटा, और डिस्टेंस होगा हाइट के बराबर, और कोज 180 आ जाएगा। आई होप कि आप इसको गेट कर जाएंगे। लेकिन जब ऊपर को जा रहा है, मैस इज गोइंग अपवर्ड, दिस एम इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, बट ग्रेविटी की फोर्स नीचे को है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है। तो जो कि दोनों ऑपोजिट हैं तो इनमें एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया जी 180 डिग्री। सो यहाँ से W आ जाएगा mg h और cos 180 -1, तो ज़रा mg h पुट कर लें, m 2 दिया है, g 9.8 दिया है और हाइट 5 दी है, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। सो वर्क डन आ जाएगा जी -2 इंटू 9.8 इंटू 5, सो ये आ जाएगा जी -98 जूल। तो ये तो पहले पार्ट का हो गया। अब हम करते हैं जी बी पार्ट का। बी में क्या रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू अर्थ। अब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो ग्रेविटी की फोर्स कितना वर्क करेगी। अब चूंकि नीचे को आ रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वेट की वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनमें जो एंगल है यानी कि डब्ल्यू में और एच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है जी। सो यहाँ से W आ गया mg cos 0 1, mgh का आंसर सेम वही आना 98, बस प्लस में आ जाएगा। सो नीचे आते हुए ग्रेविटी की फोर्स उस पर पॉजिटिव वर्क करेगी, मतलब ग्रेविटी की फोर्स उसकी स्पीड बढ़ा रही होगी, सो डैट इज +98 जूल। सी पार्ट देख लेते हैं जी, हमने कौन सा वर्क कैलकुलेट करना है जी,
द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी आल्सो मेंशन इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। टोटल वर्क तो आप निकालें ही, तो देखें जी इस वर्क को आप W2 कह दें, इस वाले को आप W1 कह दें, सो W1 और W2 को प्लस कर लें, सो -98 प्लस 98 यू विल गेट शून्य। तो आपको पता है जी इस शून्य की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, चूंकि हमने क्लोज पाथ के ऊपर वर्क निकाला है, क्लोज पाथ मतलब ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे आ गया, क्लोज पाथ में अगर वर्क जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फोर्स है वो हमारे पास क्या हो गए है, दैट फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट। आगे चलते हैं जी। 4.7 है जी, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना जिसमें 1 हॉर्स पावर की पावर है, सो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू 1 HP। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो है ना इसमें हमारे पास होते हैं 746 वोट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने गूगल करना है कि भाई ये 746 वॉट के बराबर कैसे है। बेसिकली इसमें जो है ना पाउंड फीट के यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो ब्रिटिश सिस्टम है, तो वो जो है ना जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना जूल पर सेकंड में, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। बट स्टिल मैंने कहा यूनिट कन्वर्जन जो है ना ये अगर आपको आती है तो लाइक आपको आधी इंजीनियरिंग आ जाती है। ठीक है, यूनिट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपने लाजमी गूगल करना है कि 1 हॉर्स पावर जो है ना वो 746 वोट के बराबर कैसे है। दूसरा जो आपने इसमें देखना है, आप सर्च कीजिएगा कि एक जो हॉर्स है, घोड़ा जो है, उसमें कितने हॉर्स पावर पावर होती है। ठीक है, एवरेजली, ऑब्वियसली बात है घोड़ों की भी मतलब कि किस्में होती हैं, मगर एवरेज एक घोड़े में कितने हॉर्स पावर पावर होगी। खैर जो हमारी मोटर है जिसमें हमारे पास जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, उसमें जी 1 हॉर्स पावर की पावर है। वाटर पंप टेक 15 मिनट्स टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर्स एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कि 400 लीटर का जो पानी है, देखें पानी में जो है ना 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है ना वाटर का कह लें तरह से बड़ा ट्रेडमार्क है कि उसकी डेंसिटी एग्जैक्टली 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब है। तो उसमें जो 1000 लीटर है, कितना दिया हुआ था सॉरी, 400 लीटर, तो 400 लीटर जो है ना वो 400 किलोग्राम के बराबर ही होगा। ये चीज़ तो इस सिर्फ वाटर के लिए है। ठीक है, 400 लीटर दूध जो है वो 400 किलोग्राम के बराबर नहीं होगा। गैस दूध की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है पानी से, देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उस लिहाज से वो वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। खैर बात हम कुछ और कर रहे थे, बात हम कर रहे थे फाइंड, क्या फाइंड करना है जी हमें। हाँ एक और चीज़ लिख लें, टाइम लगा है 15 मिनट, 15 मिनट लगेंगे मोटर को पूरी टैंकी भरने में। सो 15 मिनट्स 15 इंटू 60 निकाल लें जी, हमारे पास आ जाएगा 900 सेकेंड। 900 सेकेंड लगे हैं। तो पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी है, फाइंड, क्या फाइंड करें जी, फाइंड आपने करना है जी एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर कितना वर्क कर रही है। सो देखें जी मोटर की जो पावर है वो दी है 1 हॉर्स पावर। सो पावर किसके बराबर होती है जी, वर्क ओवर टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से जो W है वो किसके बराबर आ गया जी, W आ गया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जो पावर की वैल्यू है वो है 746 और टाइम हमें दिया हुआ है 900 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्क है ना वो किसके बराबर आएगा, 746 ज़रब 900 डेट इज़ 671,400। तो इतने जूल जो है ना वो मोटर वर्क कर रही है, जो उसको इनपुट सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसको उसने किलो जूल में कन्वर्ट किया हुआ है, ओबियसली थोड़ी लंबी वैल्यू तो आप इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरे पे आए, दूसरे में कह रहा है कि एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, कि एक्चुअली हमें कितना वर्क मिला है। तो देखिए हमें कितना वर्क मिला होगा, जितना हमारा काम हुआ है। हमारा काम क्या था, पानी को भरना, तो पानी कितने लेवल तक गया है वो हमारा एक्चुअल वर्क है। सो पानी लेट्स सपोज ग्राउंड लेवल पे एक हाइट तक चला गया है, तो वो हाइट हमें कितनी दी हुई है उसने, हाइट हमें दी है 10 मीटर। तो ये भी लिख लेते हैं, गिवन डेटा जो है ना पूरा लिख लिया करें साथ साथ जो है, ये तो मेरी तरह रह जाएगा। ठीक है, सो हाइट 10 मीटर आ गया जी। अब एक्चुअल वर्क निकालते हैं, एक्चुअल वर्क हमारे पास कितना होगा, जितनी पानी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh, जितना मोटर ने ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करके उसको एक पॉइंट तक ले आई,
तो जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, तो किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इस केस में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक है, इस तरह निकाल लें या FD से निकाल लें, फिर FD F वेट पुट कर दें, mg D हाइट पुट कर दें, एक ही बात है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपने जो है ना वेट के सिंपल फॉर्मूला से लिखने हैं, सो FD लिखें, F वेट के बराबर है वो mg हो जाएगा और D हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना मैथ है जी? 400 किलोग्राम पानी है। कितनी जी की वैल्यू है? 9.8 और हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10 मीटर। सो यहाँ पे वर्क निकाल लें। सो इसका मतलब है 400 इंटू 9.8 इंटू 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3920 जूल। तो 39,200 जूल हमें रिसीव हुआ है एक्चुअल वर्क। और किया हमने कितना था, मतलब प्रोवाइड हमें कितना है? वो था जी ये हमने ठीक लिखी है वैल्यू, मुझे ज़रा देख लेने दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 746 ज़रब 900, ओके, तो काफ़ी फिर ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ये तकरीबन बन जाती है 6,71,400 जूल, और जो रिसीव हुई है वो काफ़ी कम है, डैट इज़ 39,400 को ज़रा मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ, 9.8 इंटू 10, वो हमें रिसीव हुई है 39,200 जूल। तो यहाँ से आपको वो एफिशिएंसी निकालने का भी क्वेश्चन दे सकता है कि आप मोटर की एफिशिएंसी निकाल लें। तो वो कैसे निकालेंगे? आउटपुट वैल्यू डिवाइड बाय इनपुट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आप उससे एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, अच्छा खासा फ़र्क है कि जो है ना, देखें वो 671 किलो जूल और ये सिर्फ 39 किलो जूल। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ, सो यहाँ पे 39.2 डिवाइड बाय 671.4, तो मोटर की एफिशिएंसी हमारे आ रही है सिर्फ 5%, 5.8 आ रहा है आंसर, यानी कि सिर्फ मोटर 6% एफिशिएंट है इस केस के अंदर। 4.8 पे आए जी। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक्स इन एट द डेस्क। एक पैसेंजर जब एयरपोर्ट पे आया है, वो अपना जो है ना वो लगेज खींच रहा है। ही पुल स्ट्रैप विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं जी 4.8, कि उसने जो फोर्स लगाई है ना, डैट इज़ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की उसने फोर्स लगाई है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो जो थीटा है हमारे पास वो कितना आएगा जी? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर वो कहता है जी टू द फ्लोर इट डिस्प्लेस इट 50 मीटर टू द डेस्क, तो वो उसको 50 मीटर जो है ना वो डिस्प्लेस करके डेस्क तक लेके गया। सो जो डिस्टेंस है डी हमारे पास वो कितना आ जाएगा जी? 50 मीटर। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। सो मेरे ख्याल से तो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल यही है कि वर्क का फार्मूला क्या आपको पता है जी? डैट इज़ एफ डी कोस थीटा। ठीक है, अब FSC लेवल के ऊपर भी जो है ना इतने चुने मुने न्यूमेरिकल जो हैं, तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 200, डी आ गया जी 50 और कोस 45 डिग्री। जस्ट वैल्यूज पुट करें और आंसर जो है ना वर्क का निकाल लें। सो 4.8 भी हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं जी 4.9 के ऊपर। 4.9 है अ 1200 किलोग्राम कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। के एक 1200 किलोग्राम की कार है, वो 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे जो है ना वो मूव कर रही है। ओके, हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट दिस स्पीड, एट दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कितनी पावर चाहिए होगी उसको इतना एक्सेलरेशन देने के लिए। सो देखें जी, पहले हम लिख लेते हैं वैल्यूज। मैथ हमें दिया गया है 1200 किलोग्राम, ए हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो स्पीड है वो हमें दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो
40 × 1000 डिवाइड बाय 3600, या सिंपल आप डायरेक्ट भी 3.6 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 100/9। 11.1 आ रहा है बट मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी वैल्यू, हमें निकालनी है पावर। सो पावर हमारे पास किसके बराबर होगी, तो देखिए आपने पावर का एक फार्मूला पढ़ा होगा, वर्क ओवर टाइम, लेकिन अगर आप वर्क को लिखते हैं एफ डी के अंदर तो हमारे पास ये बन जाता है एफ इंटू वेलोसिटी। और अगर आप यहाँ से देखें हमारे पास फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एम ए वी आपका आंसर आ जाएगा। एम हमारे पास कितना है 1200, या इसको आगे पुट कर लेते हैं एम ए वी, एक्सक्यूज मी। तो पावर हमारे पास ये जो है मैस 1200 और ए की वैल्यू हमारे पास 2 और वेलोसिटी की वैल्यू 100/9। तो पुट कर लें, पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेते हैं जी। 1200 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 100/9, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 26,666। ठीक है, इतने वॉट आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको किलो वॉट में कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 26.6 किलो वॉट। 1000 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, आई गेस इन्होंने आंसर किलो वॉट में ही रिपोर्ट किया होगा। यस, किलो वॉट के अंदर उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है, तो आप भी किलो वॉट में ही इसका आंसर रिपोर्ट करते हैं। सही है, 4.9 आ गया जी हमारे पास। अब हम चलते हैं जी 4.10 के ऊपर। 4.10 है जी, लास्ट हमारे पास है अ 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर, के एक 200 ग्राम का सेब है, उसको हमने 10 मीटर तक उठाया है। व्हेन व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एज्यूम दैट 75% ऑफ द वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। तो देखें वो कह रहा है कि सिर्फ जो 75% वर्क है ना वो उसमें कन्वर्ट हुआ है। यानी कि देखें, मैं पहले ज़रा इसमें गिवन डेटा लिख लेते हैं। मैस है जी 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब है 0.2 किलोग्राम। ठीक है जी, 1000 पे डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी मालूम करनी है और हाइट हमें दी है 10 मीटर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क होगा जी हमारा mgh के बराबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। m 0.2, g 9.8 और हाइट 10। तो यहाँ से जो वर्क की वैल्यू आ जाएगी ना, डेट इज़ 0.2 इंटू 9.8 इंटू 10, 19.6, 10 से मल्टीप्लाई किया। यस, सो 19.6 जूल इतना वर्क हुआ है, लेकिन सिर्फ 75% कन्वर्ट हुआ है। तो देखें, इसको आप W नॉट कहते हैं इस वर्क को, और जो एक्चुअल हमारे पास वर्क है ना उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी के साथ, या जो भी आप इसको पैरामीटर कहते हैं, हम बेसिकली इसको एफिशिएंसी ही कह लेते हैं, इंटू W नॉट। एफिशिएंसी है 75% यानी कि 0.75 इंटू 19.6। तो इसका मतलब है जो वर्क एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ है वो है जी 19.6 इंटू 0.75, डैट इज़ 14.7 जूल। तो ये जो वर्क है ना वो कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, नीचे लिख लेते हैं या इधर ही लिख लेते हैं। दिस वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। वर्क की वैल्यू है 14.7 और मैस कितना है जी 0.2 और v का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें और आंसर निकाल लें, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 14.7 इंटू 2 कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको 0.2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 147 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12.12। तो स्पीड आपके पास आ जाएगी 12.12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे। अगर आप मोस्टली देखें तो हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की कन्वर्जेंस थी कि एनर्जी पोटेंशियल से किनेटिक, किनेटिक से पोटेंशियल या वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट के थे या जो पावर के फॉर्मूले थे वो थे। तो काफ़ी सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे।
एक दफ़ा इनको खुद लाजमी ट्राई करें, और अगर आपने सोल्यूशन देखने हैं तो आपको जो है वो पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली जो है चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।